मैं और राजवीर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन मम्मी के होते हुए कैसे मुमकिन था? क्योंकि राजवीर अपनी मम्मी से बहुत डरते थे, यहाँ तक कि उनकी मर्ज़ी के बगैर एक काम भी नहीं करते थे। लेकिन मैं राजवीर की इस आदत से बहुत परेशान थी। मैं उन्हें हर रोज़ यही कहती थी, आप हर काम अपनी माँ से पूछ कर ही करते हैं, कोई काम उनके बगैर भी नहीं कर सकते क्या? लेकिन नहीं, राजवीर जब भी कहीं जाने लगते तो पहले अपनी मम्मी को पूछ कर जाते और जब वापस आते तो सबसे पहले अपनी माँ के पास आते थे। और अगर मुझे कहीं भी बाहर लेकर जाना होता तो पहले अपनी माँ से इजाज़त लेते। अगर वो हाँ कहती तो ही वो मुझे लेकर जाते, अगर वो ना कह देती तो फिर वो मुझे लेकर कहीं नहीं जाते। मुझे राजवीर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कि क्या मसला है, शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। हर लड़की के कुछ ख्वाब होते हैं कि वो शादी के बाद ऐसा करेगी वैसा करेगी, लेकिन जहाँ मेरी सास जैसी सास हो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पति मेरी सास के इस कदर गुलाम थे कि जो कुछ भी कमाते वो अपनी माँ के हाथों पर हिला कर रख देते थे, और सारा घर का खर्च, रुपया पैसा सब कुछ मेरी सास के पास ही होता था। और अगर मुझे 1 रुपया की भी ज़रूरत होती थी ना, तो मुझे उनसे मांगना पड़ता था। एक दिन में राजवीर अपने कमरे में बहुत खुशगवार मूड में बैठे थे कि तभी नौकरानी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। राजवीर ने दरवाज़ा खोला तो नौकरानी ने कहा, मैडम की तबीयत ख़राब हो रही है। तो राजवीर मुझे छोड़कर फ़ौरन अपनी माँ के पास चले गए। जाकर देखा तो वह बेहोश थीं। जल्दी से मैं और राजीव उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर डॉक्टर ने जांच किया तो बताया कि इनको बीपी बढ़ गया था। हम बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की दवाइयाँ लगाने लगे, ग्लूकोज लगाया। 24 घंटे के बाद जब उनका बीपी कुछ कंट्रोल हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि उनके पास एक बुरी खबर है। मैं समझी कि मेरी सास मर गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इन्हें लकवा हो गया है। अब ये चारपाई पर ही रहेंगी और अब आप लोगों को इनकी बहुत देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि भगवान कोई चमत्कार कर दिखाए और ये ठीक होकर चलने लग जाएं। हम मम्मी को वापस ले आए। घर लाकर राजवीर ने मम्मी को उनके कमरे में लिटाया और एक नौकरानी से कहा कि वो हर वक्त उनके पास ही रहे। और राजवीर कमरे में आ गए। मैं भी कमरे में आई। पूरी रात से तो जाग रहे थे, मुझे भी नींद आने लगी। राजवीर ने कहा कि तुम अभी नहीं सो सकती, पहले तुम किचन में जाओ और मम्मी के खाने का इंतज़ाम करो, कुछ हल्का फुल्का सा बना दो, फिर सो जाना। डॉक्टर ने कहा है कि हल्का फुल्का खाना देना है, इसीलिए तुम खाना बनाकर और नौकरानी को कहकर सो जाना कि वो मम्मी को खाना खिला दे। मैंने कहा, मैं सुशीला से कह देती हूँ, वो खुद ही बना दे लेगी। राजवीर ने कहा कि नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं है, खुद जाओ और खाना बनाओ। अगर मैं किचन में गई और खाना बनाया, मेरा दिल कर रहा था कि इस औरत को जहर दे दूं, क्योंकि ये औरत मेरे सुकून का दुश्मन बन गई थी। खैर, मैंने खाना बनाया और सुनीता से कहा कि मम्मी को खाना खिला देना, और अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने खिचड़ी प्लेट में डाली और मम्मी के कमरे तक छोड़ आई। मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मैं लेटी ही थी कि मुझे राजवीर ने कहा कि तुम सो क्यों रही हो, जाओ देखो मम्मी ने खाना खा लिया है या नहीं खाया। मैंने कहा, मैं खिचड़ी बनाकर दे आई हूँ, अभी वह आराम कर रही हैं, जब उठेंगी तो सुनीता खाना खिला देगी। मैं सो गई। शाम को राजवीर मेरे उठने से पहले ही अपनी मम्मी के कमरे में थे और टांगे दबा रहे थे। मैंने राजवीर से कहा कि आपने खाना खा लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, चलो आ जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। जल्दी से दाल चावल बनाए और मैं राजवीर मम्मी के कमरे में ही खाना खाने लगी। मम्मी देख तो सब कुछ रही थी, सिर्फ बोल नहीं पा रही थी। ये देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था, और ना ही मुझे रोक टोक करेंगी। पहले मैं मम्मी के सामने राजवीर के साथ बैठकर खाना भी खा नहीं सकती थी, क्योंकि मम्मी गुस्सा करती थी कि इज्जतदार लड़कियां इस तरह की बेशर्मी वाले काम नहीं करती। मैंने मम्मी के सामने अपना हाथ राजवीर के बाजू में से निकाल कर दूसरे बाजू को पकड़ा और मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी मेरे हाथ को ही देख रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमारे साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। राजवीर को नौकरानी से निकाल दिया, क्योंकि वो अपनी मम्मी को देखभाल में खुद इतने लगे थे कि वक्त पर ऑफिस ना जा सके। तो उनके दोस्त ने उन्हें जलील करके निकाल दिया। राजवीर घर आकर कहने लगे, समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले मम्मी बीमार हो गई है और अब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है,
ऑफिस वालों का कहना है कि मैंने उन्हें बताए बगैर छुट्टियां की हैं, जबकि मैंने उनसे कहा भी है कि मेरी मम्मी बीमार है, इसलिए मैंने छुट्टी की और इसी टेंशन में मैं बात बता नहीं सका। मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। ऑफिस वालों का कहना है कि मैंने उन्हें बताए बगैर छुट्टी की है, जबकि मैंने उनसे कहा भी था कि मेरी मम्मी की बीमार है, इसलिए मैंने छुट्टी की है और इसी टेंशन में मैं बता भी नहीं सका। मुझे माफ़ कर दें, आइंदा से मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह घर चलाऊंगा और किस तरह मम्मी की ज़रूरतों को पूरा करूंगा। मम्मी का इलाज भी इतना महंगा है और मम्मी की बीमारी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दिन में रोज़ाना मम्मी की मालिश करनी पड़ती है। मुझे राजवीर ने बताया कि 2-3 दिन छुट्टी की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया है। मैंने कहा, आप कुछ भी करें, माफ़ी मांग लें, वापस अपने ऑफिस चले जाएं, क्योंकि इतने पैसे तो हमें कहीं और से नहीं मिल सकते जिन पर यह घर चल रहा है। आप भी तो ऐसी कोई शेविंग नहीं की हो जिसे हम इस समय इस्तेमाल करते। जब आपकी नौकरी छूट गई है। राजवीर ने कहा, तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। इसके बावजूद उन्होंने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया है। मैंने कहा कि राजवीर, आपने कैसी खबर सुनाई है? अब हम सुशीला को पैसे कहाँ से देंगे? घर का खर्चा कैसे करेंगे? सब कुछ तो आपने अपने ही मैनेज किया हुआ था। राजवीर ने कहा कि मम्मी बीमार है, वरना मम्मी से ज़रूर पूछता और वो हमारी इस मामले में मदद भी ज़रूर करेंगी। मैंने कहा कि आप मम्मी से बात करने की कोशिश करें, हो सकता है उन्होंने आपके पैसों से कोई शेविंग की हो, वह किसी इशारे से ही आपको बता दें। राजवीर ने कहा कि मुझे मम्मी के ठीक होने का इंतज़ार है, फिर मैं कोई काम कर ढूंढूंगा। चलो, तब तक मैं घर ही रह लेता हूँ। ऐसा करते हुए हैं सुशीला को काम से हटा देते हैं और मैं ही मम्मी की देखभाल संभाल लेता हूँ। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? राजवीर ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं यहीं 24 घंटे मम्मी के कमरे में ही रहूँगा और तुम अपने कमरे में आराम करना और तुम बस खाना बना देना, बाकी मैं खुद ही कर लूँगा। मैंने कहा, मुझे इतनी सख्त ड्यूटी की आदत नहीं है, मैं किसी तरह इतना काम करूँगी। राजवीर ने कहा, तुम पर कोई ख़ास वज़न नहीं है, सिर्फ तुम्हें खाना बनाना है और बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। मैंने कहा, सुशीला के बगैर कैसे गुजारा होगा? वो तो बहुत से काम कर देती है। राजवीर ने कहा, सब हो जाएगा, बस तुम सुशीला के पैसे दो और कहो कि सुबह से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सुशीला को तनख्वाह दी और उसे कहा कि अब कल से तुम नहीं आना। उसने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम इस घर से कभी भी जाओ, लेकिन राजवीर ने साफ कह दिया है कि अब तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारा काम कर लेंगे, क्योंकि राजवीर की नौकरी ख़त्म हो गई है, इसलिए तुम्हें पैसे देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुशीला ने कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े, किसी भी काम के लिए ज़रूरत पड़े, तो आप मुझे एक कॉल ज़रूर कर दीजिएगा। पहले राजवीर एक बैंक के ऑफिस में अकाउंटेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे। वहाँ से उन्हें 2 से 3 लाख रुपये सैलरी आती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे और मम्मी भी बीमार थी। इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राजवीर के एक दोस्त ने राजवीर को बुलाया और उन्हें एक और नौकरी का बताया। राजवीर काम करने के लिए तैयार हो गए। जब राजवीर काम पर चले जाते तो मैं मम्मी के पास रहती। राजवीर को इस बार मार्केटिंग की जॉब मिली थी और यहाँ से ज़्यादा 1 लाख रुपए सैलरी मिलनी थी। राजवीर सुबह काम पर चले जाते और दोपहर होते ही घर आ जाते और मैं सुबह 12 बजे से 1 बजे सोकर उठती, फिर मम्मी को नाश्ता करवाती, दवाई देती और फिर अपने दूसरे घर के काम करने लग जाती थी। और राजीव दोपहर के 4 बजे तक घर आ जाते और आकर अपनी मम्मी की मालिश करते। राजवीर को इस नई नौकरी से तनख्वाह मिली तो वो मम्मी की बीमारी होने के बावजूद भी अपनी मम्मी के हाथ पर रकम रखाए। मैं दिल में सोचने लगी, बीमार होकर भी इस औरत को चैन नहीं है। एक दिन राजवीर अपने दोस्तों के साथ बाहर गया और घर वापस नहीं आया। मैं राजवीर का इंतज़ार करने लगी। फिर जब वक्त ज़्यादा हो गया तो मैंने कॉल किया और कहा, राजवीर कहाँ हो तुम? आप आए क्यों नहीं? तभी अभी तक राजवीर घर
आ जाएं क्योंकि मैं और मम्मी घर पर अकेले हैं। राजवीर ने कहा, मैं यहाँ दोस्तों के साथ आया हूँ और यहाँ मुझे पापा के कज़न मिल गए हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। मैं सुबह तक आ जाऊँगा। मैंने कॉल बंद कर दी और राजवीर सुबह 10 बजे घर आए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि उनके दोस्त भी उनके साथ हमारे घर आए, इसलिए मैं खामोश हो गई। मैं तो राजवीर की अम्मी के पास कमरे में ही सोफे पर सो गई थी। मैंने राजवीर की गैर मौजूदगी में मम्मी की मालिश भी की। राजवीर और उसके दोस्त को ड्राइंग रूम में बैठाया। मैंने सोचा कि राजवीर अभी अपनी मम्मी से मिलने आएंगे, लेकिन राजवीर ऐसा नहीं किए और वो सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और सुबह उठकर सीधा काम पर चले गए। 2-4 दिन से राजवीर अपनी मम्मी के कमरे में एक बार भी नहीं गए थे और ना ही उन्होंने एक बार भी अपनी मम्मी को देखा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि राजवीर का सलूक अपनी माँ को लेकर बदल गया है। 3 साल से राजवीर अपनी माँ को बिस्तर पर ही देखभाल कर रहे थे, लेकिन अचानक राजवीर का सलूक कैसा हो गया है, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। राजवीर अपने कमरे में सोने लगे थे, यहाँ तक कि मुझे भी कमरे में ही सोने के लिए कहते और मम्मी सारा दिन अकेली अपने कमरे में रहती। और अगर कभी मैं ये सोचती कि मैं राजवीर के उठने से पहले मम्मी को खाना बना कर के मम्मी को खिला दूँ ताकि राजवीर गुस्सा ना करें, तो राजवीर ने मुझे कहा कि तुम भी कभी आराम कर लिया करो, या हर वक्त सिर्फ मम्मी की देखभाल करनी है। मैं पहले ही परेशान हूँ, कभी मेरी भी परेशानी बांट लिया करो। ये सुनकर मैं हैरान परेशान हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था इससे अचानक क्या हो गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने राजवीर से पूछ ही लिया कि आप एकदम इतने बदल कैसे गए हो? ऐसा क्या हुआ है कि आप अपनी मम्मी से ही नहीं मिलते? और पहले आप उठते बैठते खाते पीते सिर्फ अपनी मम्मी की ही बातें किया करते थे। अब तो आपको अपनी मम्मी ज़्यादा बीमार है और उन्हें डॉक्टर की भी ज़रूरत है। राजवीर ने फ़ौरन से कहा, डॉक्टर की ज़रूरत है तो मैं क्या करूं? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो कुछ भी कमाया है इन पर ही लुटा चुका हूं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं इन्हें इसी वक्त डॉक्टर को ले जा सकूं। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ है? राजवीर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनकी देखभाल करूं। मैंने कहा, पहले मैं नहीं चाहती थी कि आप इनकी इतनी देखभाल करें, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करें, लेकिन अब आप कई कई दिन तक से बाहर रहते हैं, इसलिए मैं उनके पास रहती हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे और आप गुस्सा ना करें। राजवीर ने कहा, तुम्हें पूरी इजाज़त है, जो मर्जी करना चाहो कर सकती हो, और कहकर कमरे से बाहर चले गए। लेकिन उन्होंने मेरी बात को पूरा जवाब नहीं दिया। इस तरह चंद दिन गुजर गए और घर के हालात बद से बदतर होते गए। मेरे साथ तो पहले ही मम्मी ने अच्छा सलूक नहीं किया था और मैंने राजवीर से कहा कि मम्मी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, आप कोशिश करके दवाइयाँ ला दें। राजवीर ने कहा कि मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं, इससे भी बढ़कर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं दवाई कहाँ से लाऊं? रहने दो उन्हें ऐसे ही। मैं उनके कमरे में गई तो देखा उन्होंने राजवीर की बातें सुन ली थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उन्हें चुप कराया, आंसू साफ किए और कहा कि कोई बात नहीं है, आपका बेटा है, ज़रा बदतमीज़ हो गया है, पता नहीं क्यों इस तरह हो गया है, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था और 1-2 जगह रिश्तेदारों को भी कॉल की थी, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हो गई और उधर मम्मी की खाने के लिए कुछ मांग रही थी। दवाई तो उनकी पहले ही ख़त्म हो गई थी। ये देखकर मैं इस कदर परेशान थी कि मेरा दिल कह रहा था कि माँ खुद भी मर जाऊं और मम्मी को भी मार दूं, क्योंकि राजवीर बिल्कुल बागी हो चुके थे और उन्होंने काम पर जाना भी छोड़ दिया था और सारा दिन घर रात लड़कों के साथ आवारागर्दी करते रहते थे। मैं और मम्मी बिल्कुल अकेले रहते थे। मैंने इरादा कर लिया कि मैं मम्मी को जहर दे दूं, इसीलिए 2 दिन खाने में जहर मिलाकर मम्मी को खिलाती रही और तीसरे दिन मम्मी ये दुनिया छोड़कर चली गई। जब मैंने राजवीर से कहा कि राजवीर मम्मी को देखा, क्या हो गया है, मम्मी मर गई है, तो राजवीर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो नहीं मारा, कुछ कर दिया? मैंने कहा कि मैंने ही किया है, क्योंकि तुम हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे और हम भूखे हैं। मुझसे मम्मी की हालत देखी नहीं गई, क्योंकि पहले ही वह बहुत तकलीफ़ में थी और अब इस वजह से मैंने मम्मी को आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू किया और आज मम्मी मर गई।
राजवीर ने ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे अपनी मम्मी के बेड के साथ बांध दिया और चिल्लाते हुए कहने लगा, ये तुमने क्या किया? तुमने मम्मी को मार दिया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूँ। जो मुझे मम्मी नहीं दे सकी अब वो तुम दोगी। मैं तुमसे वसूल करूँगा। मैं रोने लगी और कहने लगी, आप क्या बोल रहे हैं? आपको क्या हो गया है? और आपने मुझे क्यों बांध दिया है? प्लीज़ मुझे खोलें। मैंने बड़ी मुश्किल से राजवीर से खुद को छुड़वाया और अपने घर वालों को कॉल की और बताया कि राजवीर की मम्मी मर गई है। 1 घंटे बाद हमारे रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो गए और उन्होंने राजवीर से भी बहुत अफसोस किया और राजवीर था कि फूट फूट कर रोता जा रहा था। मुझे उसका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है। कभी एकदम बहुत ही सेंसिटिव बन जाता था और कभी एकदम पत्थर दिल हो जाता था। मैं सोचने लगी, न जाने इसका कौन सा रूप सही है। मेरी सास का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब मेहमान अपने घर चले गए और मैंने सोचा कि अब मैं सुकून से रहूँगी, तभी मुझे राजवीर ने कहा कि सब मेहमान चले गए हैं। मैंने कहा, जी राजवीर। राजवीर ने कहा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ कि मम्मी के वक्त पर ही चली गई। मैंने राजवीर से कहा, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम न करने की वजह से मम्मी ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी और अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजवीर ने कहा, चलो मेरे साथ मम्मी के कमरे में आओ। मैं खुशी खुशी चली गई। वहाँ जाकर राजवीर ने मुझे मम्मी के बेड से के साथ बांध दिया और मेरे साथ जुर्म करने लगे। मुझे बांधने के बाद राजवीर कभी हंसते और कभी रोने शुरू कर देते। कभी मेरे बाल नोचते। मैं बहुत परेशान हो रही थी तो रोती जा रही थी कि ये राजवीर को क्या हो गया है? इतना सुलझा हुआ इंसान ऐसे कैसे बदल गया है? मेरे रोने से राजवीर को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने मुझे खोल दिया और मुझे चुपचाप कराने के बाद फिर मुझे पानी पिलाया। मैं बार बार उनसे यही पूछ रही थी कि आपको क्या हो गया है? या तो आप पर कोई भूत प्रेत का छाया आ गया है। मैं तुम्हें बस क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ, तकलीफ़ में हूँ। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी और मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजवीर ने कहा कि तुम मुझे बताओ, मैंने अपनी माँ की देखभाल करने में कोई कमी छोड़ी है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। आप तो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये अचानक हो क्या गया आपको? उनके कमरे में जाना तक छोड़ दिया। राजवीर ने कहा, जब कोई आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करता है तो बदले में आप भी उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, और जब कोई बुरा सलूक करता है तो उसके साथ बुरा सलूक करना चाहिए। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं किसने आपके साथ बुरा सलूक किया है? राजवीर ने कहा, तुमने मम्मी को बहुत जल्दी मार दिया है। उन्हें इतनी जल्दी मरना नहीं चाहिए था। मैं चाहता था कि ये और औरत तड़प तड़प कर सिसक कर मरे। मैंने कहा कि ऐसा हुआ क्या है? वो दर्द से बहुत तड़पती थी, फिर खाना खाने के लिए तड़पती थी। आपको तो कोई परवाह नहीं थी और मुझे उन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देखा जा रहा था। मैंने सोचा, न जाने कितने दिन और तड़पेगी, मैं ही इनकी आज़ाद कर देती हूँ। और राजवीर ने रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि दिमाग का पानी खुश्क हो गया, आंखें सूज गईं। मैंने राजवीर से कहा, आप मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। राजवीर ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो एक काम करो, तुम यहाँ गोली खा लिया करो। मैंने कहा, ये गोली किस चीज़ की है? राजवीर ने कहा, ये जब तुम खाओगी तब तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि गोली किस लिए है। मैंने राजवीर को हाँ कर दी और एक गोली लेकर खा ली। जैसे तुम अभी गोली खा रही हो, इसी तरह तुमने हर रोज़ गोली खानी है। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन राजवीर ने मुझसे फिर पूछा, तुमने गोली खा ली? मैंने कहा, नहीं, मैं भूल गई थी। राजवीर ने इतने चिढ़ के गुस्से में गए और मुझे बांध दिया और कहा कि अब तुम्हें यहीं बंधी रहोगी, मैं खुद तुम्हें यहीं खाना खिला दिया करूँगा। मैं राजवीर से माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दें, दोबारा नहीं भूलूंगी, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन राजवीर ने मेरी एक न सुनी और हर रोज़ मुझे वो गोली खिलाते रहे। लेकिन गोली खाने में मुझे महसूस किया कि मेरी हिलने और बोलने की ताकत ख़त्म होती जा रही है और मेरे दिल नहीं करता था कि मैं अब अपनी आंखें भी खोलूं।
राजवीर रोज़ाना मुझे खाना देता और ख़ुद ही दवाई खिला दिया करते थे। मुझे बिस्तर पर 3 साल गुजर गए थे और अब मैं ऐसा महसूस करती थी जैसे कि मुझे उस गोली की आदत हो गई है। राजवीर ने मुझे खोल दिया, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठकर इधर से उधर जाऊं। मैं बिस्तर पर पड़ी रही और राजवीर खुद ही मेरे लिए खाना भी ले आते थे और दवाई भी खिला देते थे। मुझे नहीं पता था बाहर मेरे घर का कैसा हाल है। जब भी राजवीर कमरे में आते तो मैं सिर्फ उनको देखती रहती थी और उनसे कोई सवाल जवाब करने की ताकत खो बैठी थी। एक दिन मैं बिस्तर पर शुद्ध बुद्ध सोकर खोकर लेटी हुई थी। राजवीर मेरे पास आए और कहने लगे कि जो मेरी माँ नहीं दे सकी अब वो तुम मुझे दोगी। मैं ये बात उनके मुंह से पहले भी कई बार सुन चुकी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। राजवीर मेरे पास आकर बैठ गए और ख़ुद ही बात करने लगे। मैंने राजवीर के मुंह से ऐसी वैसी बातें सुनी जिन्हें सुनकर मेरे पाँव के तले ज़मीन निकल गई और मैं सोचने लगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजवीर ऐसा भी कर सकते हैं या ये सब राजवीर ने किया होगा। राजवीर ने मुझे बताया कि तुम्हें पता है कि मेरा मम्मी के साथ सलूक क्यों बदला हुआ था। तुमने कई बार मुझसे पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो वक्त सही नहीं था और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। राजवीर ने कहा कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो वहाँ मुझे पापा के कज़न मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी मेरी सगी मम्मी नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है और इन्होंने जिस तरह मुझ पर दबाव डाला हुआ था उसी तरह मेरे पापा पर भी दबाव डाला हुआ था। और जब मैं छोटा था तो ये मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थी। मुझे कई कई घंटे कमरे में बंद रखती थी और उन्हें प्रॉपर्टी के कागजात पर भी खुद ही पापा से दस्तखत करवा लिए थे और सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। और इसी के सदमे में मेरे पापा इस दुनिया से चले गए क्योंकि ये सब कुछ राजवीर का था जिस पर इस औरत ने कब्जा कर लिया था। मम्मी ने कभी भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। खुद खाना घर पर नहीं बनाती थी और अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाकर खा के आती थी और मुझे खाना ही देना भूल जाती थी। वैसे तो मैं कई बार ख्वाब में रोता देखता था जिसमें एक बच्चा कमरे में रो रहा होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मुझे खाना दे दो। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि ये कौन बच्चा है जो मेरे ख्वाब में इस तरह आकर रो रहा होता है। मुझे मेरे ख्वाब की वजह तब मालूम हुई जब मुझे मेरे चाचा ने ये सारी बातें बताईं और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसलिए तो तुम्हारे घर नहीं आते क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ एक बहुत ही ख़तरनाक औरत है। उसने तुम्हारे पापा को बिस्तर पर रखा और उसका इलाज भी नहीं कराती थी, बल्कि जायदाद के लिए उन्हें गलत दवा दिया करती थी। मैंने दिल में सोच लिया कि अब मैं यही सब कुछ अपनी माँ से वसूल करना चाहता था और तुमने उन्हें पहले ही मार दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब इसीलिए तुम्हें उनकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैं बिस्तर पर लेटी रोने लगी। राजवीर ने मेरे हाथ पांव सीधे किए और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ भी यही कुछ करने वाला हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जब मेरा सलूक मम्मी के साथ बदला हुआ था मैं कम काम के सिलसिले में घर से बाहर रहने लगा था और तुम मम्मी की देखभाल करती थी। उन दिनों मम्मी ने तुमसे कहकर वकील को घर बुलवाया था और मम्मी ने ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। और अब मुझे ये मालूम हुआ कि सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है तो मुझे तुम पर भी बहुत गुस्सा आया और अब मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें भी ऐसा ही मार दूंगा जिस तरह तुमने मेरी मम्मी को जहर दिया है और मैं ये सब कुछ अपने नाम करवा लूँगा। मैं दिल में सोचने लगी कि उस दिन एक आदमी घर पर आया तो ज़रूर था, लेकिन वह किसी भी तरह से वकील नहीं लग रहा था। तो फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मम्मी ने सब कुछ मेरे नाम किया है। राजवीर ने कहा, अभी मेरी जांच पूरी नहीं हुई है। जब मैं इस बात की तह तक पहुंच जाऊंगा उसके बाद फैसला करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं बिस्तर पर बेशुद्ध होकर लेटी रही और मेरे आंसू निकलते जा रहे थे। मैंने सोच लिया कि मेरी मौत है और राजवीर ने जो बातें बताई हैं और वह जिस हद तक जुनूनी हो चुका है वो ज़रूर ऐसा ही करेगा। मैं प्रार्थना करने लगी कि काश कोई मसीहा आ जाए और मुझे इस दलदल से निकाल दे, मुझे ठीक कर दे, मेरा ठीक तरह से इलाज करवा दे। एक दिन राजवीर बाहर से आए और अपने कमरे में सीधा आकर सो गए। बाहर का मेन दरवाज़ा खुला ही रह गया था। बाहर से सुशीला जा रही थी।
उसने दरवाज़ा खुला देखा तो उसे मेरी याद आई और उसने कहा कि क्यों ना मैं मैडम से मिलती चलूं। उसने मुझे कमरे में देखा तो मैं मम्मी के कमरे में लेटी हुई थी। सुशीला ने मुझे देखा और कहने लगी, मैडम ये आपका क्या हाल हो गया है। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं कोशिश करने लगी कि उसके आगे हाथ जोड़ने लगी ताकि लेकिन सुशीला समझ गई। उसने कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। इतने में उस कमरे में राजीव आ गए और सुशीला पर्दे के पीछे छुप गई और राजवीर ने फिर मुझे एक गोली खिलाई और बातें करते रहे और कहा कि बस थोड़ी देर है, तुम भी मर जाओगी। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये तुम नहीं हो, क्योंकि मेरी हालत राजवीर की मम्मी की तरह हो गई थी। उन्हीं की तरह कमज़ोर और चेहरे पर भी मेरा बिगड़ चुका था। राजवीर बाहर चले गए और सुशीला बाहर आई और उसने कहा, मैं समझ गई हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। उसने पास रखी टैबलेट से वो गोली उठाई और डॉक्टर के पास ले गई। सुशीला ने डॉक्टर को वो गोली दिखाई तो डॉक्टर ने कहा, ये किस पागल डॉक्टर ने लिख कर दी है। सुशीला ने कहा, ये आप छोड़ो कि किस पागल ने लिख कर दी है, बस आप ये बताओ कि गोली की किस लिए है। डॉक्टर ने बताया कि ये गोली हम उन मरीजों को देते हैं जो मरीज बहुत ज़्यादा अस्पताल में तंग करते हैं, शोर मचाते हैं, चीज़ें तोड़ते फोड़ते हैं। हम उनके दिमाग की सुकून के लिए ये गोली देते हैं, लेकिन इस गोली को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभार के इस्तेमाल के लिए ये गोली है। लेकिन आपके पास इतनी सारी गोलियां कहाँ से आई। सुशीली ने कहा कि ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और अगर दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आपके पास दोबारा चक्कर लगाऊंगी। सुशीला मेरे घर आई और घर का दरवाज़ा बंद किया। सुशीला ने चुपके से गेट खोला और सीधे मेरे कमरे में आई और उसने मुझे सारी बातें बताई। फिर सुशीला ने कहा कि मैं डॉक्टर से पूछना ही भूल गई कि अब इस दवाई का असर ख़त्म करने के लिए क्या दिया जाए। सुशीला फिर चली गई और उसने डॉक्टर से पूछा अब उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने एक और दवाई लेकर दी और कहा कि ये खिलाओ और इसके खाने से मरीज आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहली हालत में आना शुरू कर देगा। सुशीला बेचारी ना जाने किस तरह 5,000 रुपये जमा करके मेरे लिए वो दवाई लेकर आई और उसने मुझे राजवीर की दी हुई गोली खाने से मना कर दिया और कहा कि जब वह आपको गोली खिलाए तो अपनी गोली नीचे नहीं लेकर जानी है, बल्कि अपनी ज़ुबान के नीचे रख लेनी है और उनके जाने के बाद आपको वो गोली थूक दीजिएगा और जब मैं आया करूँगी और मैं चुपके से वो गोली उठा लिया करूँगी। सुशीला ने मुझे डॉक्टर की बताई हुई सही वाली गोली खिलाई और चली गई और कहा कि कल फिर आपको दवाई खिलाने के लिए आऊँगी। सुशीला की दवाई खाने के से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे में ज़िंदगी पड़ गई है, जबकि मैं किसी भी किस्म की मरीज़ नहीं थी। मेरी उंगलियों में पहली दफ़ा हरकत महसूस हुई और मुझे महसूस होने लगा कि शायद अब मैं बच जाऊंगी। सुशीला के जाने के बाद राजवीर आए और राजवीर ने फिर मुझे एक गोली खिलाई। मैं गोली खाने के लिए मुंह नहीं खोल रही थी, लेकिन राजवीर ने ज़बरदस्ती मेरे मुंह को खोला और गोली मुंह में रख दी और पानी पकड़ाने के लगे। इतनी देर में मैंने मुंह से गोली हिलाकर जुबान के नीचे कर दी और राजवीर ने पानी पिलाया और कहा कि आज के बाद ऐसे ड्रामा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और चले गए। अगले दिन जब सुशीला आई तो मैं उससे बोलने की कोशिश करने लगी। सुशीला को ये देखकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप डॉक्टर की गोली से असर में, क्योंकि आप आज बोलने की कोशिश कर रही हो। सुशीला ने कहा कि आप बोलो, मैं आपको सुन रही हूँ, लेकिन मुझे से ठीक से तरह से शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। सुशीला मेरे लिए अपने घर से खाना बना कर लाया करती थी। इन कुछ दिनों में सुशीला ने मुझे इस काबिल कर दिया था कि मैं अपने हाथ से पानी का गिलास पकड़ने लग गई थी और मेरा दिमाग भी ठीक तरह से काम करने लग गया था। और राजवीर ने अपनी दिमागी हालत को देखते हुए मेरी भी दिमागी हालत खुद अपने जैसी ही कर ली थी। अब मैं राजवीर का असली चेहरा जान चुकी थी और मैं समझ गई थी कि ये एक दिमागी मरीज़ है। राजवीर मुझे भी दिमागी मरीज़ करना चाह रहा था। अपनी इन हरकतों से अपनी माँ को
तो मार चुका था और अब वो मुझे मारना चाह रहा था। इसीलिए मैंने कई दिन तक राजवीर की दी हुई गोली नहीं खाई और सुशीला की दी हुई गोली खाने लगी। यहाँ तक कि मैं कमरे में चलने फिरने लग गई, लेकिन राजवीर को इस चीज़ का पता नहीं था। जब भी राजवीर कमरे में आते तो मैं बेशुद्ध बिस्तर पर लेट जाती ताकि राजवीर को मालूम ना हो कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। राजवीर रूटीन के मुताबिक आते और मुझे गोली देकर चले जाते। मैंने ठीक होते ही सुशीला को सारी बातें कहनी शुरू कर दी और मैंने सुशीला से कहा कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। सुशीला ने कहा कि मैडम आप क्या बात कर रही हैं, आप कहाँ जाएंगी? मैंने कहा कि मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊँगी। मैंने सुशीला के साथ मिलकर खुद को इस घर से बाहर निकाला और राजवीर इस हकीकत से बेखबर था। जाकर मैंने पुलिस को सारी बातें बताई और ये भी बताया कि मेरी सास खुद ही मर गई है क्योंकि भूख और बीमारी उन पर हावी हो गई थी और मैं खुद का नाम छिपा गई। पुलिस घर आई और पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, राजवीर को बाहर बुलाया और पुलिस ने कहा आपकी बीवी ने आपके खिलाफ़ रिपोर्ट करवाई है। राजवीर ने कहा मेरी बीवी कैसे रिपोर्ट करवा सकती है जबकि वह तो बीमार है और कमरे में है, वह तो बेचारी हिल भी नहीं सकती। पुलिस ने कहा चलिए हमारे साथ दिखाएं। जब वह कमरे में लेकर आए तो मैं कमरे में नहीं थी, बल्कि मैं तो पुलिस के साथ घर के बाहर खड़ी थी। राजवीर देखकर घबरा गए, वह इस कदर डर गए कि अजीब सी हरकत करने लगे, चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगे। पहले पुलिस वाले राजवीर को पुलिस स्टेशन लेकर गए और फिर वहाँ से उन्होंने राजवीर को पागल खाने भेज दिया और फिर मैं सुशीला के घर रहने लगी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।